20.1 परिचय। गुरुकुल पाठशाला युग के बाद से भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जहां छात्र आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त करने तक गुरुओं के साथ रहते थे। आज दूरदराज और ग्रामीण आवासीय स्कूलों सहित सरकारी वित्त पोषित और निजी तौर पर प्रबंधित सार्वजनिक स्कूलों ने पारंपरिक सेटअप को बदल दिया है। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का सभी स्तरों पर विस्तार हुआ है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा। पिछले 5 दशकों में उच्च शिक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, विभिन्न लक्ष्यों को पूरा किया गया और विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवश्यक कार्यबल तैयार किया गया। हालांकि इस विस्तार ने कई चुनौतियां, समस्याएं और संकट की स्थिति सामने ला दी है। यह इकाई उच्च शिक्षा नीतियों के इतिहास, वर्तमान परिदृश्य की पड़ताल करती है और भारतीय उच्च शिक्षा में संकट में योगदान देने वाले प्रमुख मुद्दों का विश्लेषण करती है। यह उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए विकल्प भी प्रस्तावित करता है। अध्याय 20.2 उच्च शिक्षा का इतिहास और विकास। भारतीय उच्च शिक्षा का एक समृद्ध इतिहास है, जिसमें नालंदा और तक्षशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय शामिल है। आधुनिक प्रणाली 1857 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना से शुरू होती है। अंग्रेजों का लक्ष्य औपनिवेशिक प्रशासन के लिए उपयुक्त जनशक्ति का उत्पादन करना था। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं ने उच्च शिक्षा के उद्देश्यों को आकार दिया, जिससे इसका विस्तार और विकास हुआ। 1947 में 17 विश्वविद्यालय और 400 कॉलेज थे। अब लगभग 10.5 मिलियन छात्रों और 0.35 मिलियन शिक्षकों के साथ 300 से अधिक विश्वविद्यालय और 14,000 कॉलेज हैं, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणालियों में से एक बनाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यावसायिक संस्थान, जैसे कि कृषि, चिकित्सा, तकनीकी और इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय संस्थान, स्वतंत्रता के बाद अपने अपने क्षेत्रों में पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए उभरे। 1947 में केवल 46 इंजीनियरिंग कॉलेज और 53 पॉलिटेक्निक थे, जिनमें वार्षिक प्रवेश 76,240 छात्र थे। 2001-02 तक AICTE द्वारा अनुमोदित तकनीकी प्रबंधन संस्थानों की संख्या 4,791 हो गई थी, जिनमें वार्षिक प्रवेश 6.7 मिलियन छात्र 10वीं योजना खंड 2 था। उच्च शिक्षा को आकार देने वाली राष्ट्रीय नीतियाँ। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली समय समय पर विभिन्न समितियों और आयोगों द्वारा गहन मूल्यांकन से गुजरती है। इनमें प्रमुख है 1948 से 49 का विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, 1964 से 66 का शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग भी कहा जाता है, और 1986 की नई शिक्षा नीति। इनके अलावा कई समितियों और समूहों ने उच्च शिक्षा की जांच की है, उपायों का प्रस्ताव दिया है सुधार के लिए। हालांकि कई उपाय क्रियान्वित किए गए हैं, कई सिफारिशें कार्यान्वयन की प्रतीक्षा में हैं, विशेष रूप से उच्च शिक्षा की पहुंच, मानकों और गुणवत्ता से संबंधित। उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों की प्रासंगिकता और नौकरी उन्मुखीकरण पर ध्यान केंद्रित करने वाली सिफारिशों को अभी भी व्यापक रूप से अपनाया जाना बाकी है। उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने में उनके महत्व के बावजूद इन क्षेत्रों में सुधार के प्रयास सीमित है। इन आयोगों की कई सिफारिशें, हालांकि विभिन्न कारणों से लागू नहीं की गई, वर्तमान संदर्भ में वैध और प्रासंगिक बनी हुई है। यह उच्च शिक्षा के विकास की कल्पना में इन आयोगों द्वारा प्रदर्शित दूरदर्शिता को रेखांकित करता है। समवर्ती रूप से विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय नीतियों द्वारा लाए गए उल्लेखनीय सुधारों में शामिल है। सेमेस्टर प्रणाली का परिचय।
विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक शर्त के रूप में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का कार्यान्वयन। परीक्षा सुधार। स्वायत्त महाविद्यालयों की अवधारणा का परिचय। सतत व्यावसायिक विकास हेतु प्रशासनिक स्टाफ महाविद्यालयों की स्थापना। गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के लिए उन्नत अध्ययन केंद्रों की स्थापना। शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग। अन्य बातों के अलावा खुली और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों का विकास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और कार्रवाई कार्यक्रम 1992 में विभिन्न आयोगों और समितियों द्वारा उल्लिखित सुधार और नीति निर्देश 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं में दोहराए गए हैं, जो भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए चल रही प्रतिबद्धता पर जोर देते हैं। उच्च शिक्षा को आकार देने वाली राष्ट्रीय नीतियाँ। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली समय समय पर विभिन्न समितियों और आयोगों द्वारा गहन मूल्यांकन से गुजरती है। इनमें प्रमुख है 1948 से 49 का विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, 1964 से 66 का शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग भी कहा जाता है, और 1986 की नई शिक्षा नीति। इनके अलावा कई समितियों और समूहों ने उच्च शिक्षा की जांच की है, उपायों का प्रस्ताव दिया है सुधार के लिए। हालांकि कई उपाय क्रियान्वित किए गए हैं, कई सिफारिशें कार्यान्वयन की प्रतीक्षा में हैं, विशेष रूप से उच्च शिक्षा की पहुंच, मानकों और गुणवत्ता से संबंधित। उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों की प्रासंगिकता और नौकरी उन्मुखीकरण पर ध्यान केंद्रित करने वाली सिफारिशों को अभी भी व्यापक रूप से अपनाया जाना बाकी है। उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने में उनके महत्व के बावजूद इन क्षेत्रों में सुधार के प्रयास सीमित है। इन आयोगों की कई सिफारिशें, हालांकि विभिन्न कारणों से लागू नहीं की गई, वर्तमान संदर्भ में वैध और प्रासंगिक बनी हुई है। यह उच्च शिक्षा के विकास की कल्पना में इन आयोगों द्वारा प्रदर्शित दूरदर्शिता को रेखांकित करता है। समवर्ती रूप से विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय नीतियों द्वारा लाए गए उल्लेखनीय सुधारों में शामिल है। 1. सेमेस्टर प्रणाली का परिचय। 2. विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक शर्त के रूप में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का कार्यान्वयन। 3. परीक्षा सुधार। 4. स्वायत्त महाविद्यालयों की अवधारणा का परिचय। 5. सतत व्यावसायिक विकास हेतु प्रशासनिक स्टाफ महाविद्यालयों की स्थापना। 6. गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान हेतु उन्नत अध्ययन केंद्रों की स्थापना। 7. शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग। 8. अन्य बातों के अलावा खुली और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों का विकास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और कार्रवाई कार्यक्रम 1992 में विभिन्न आयोगों और समितियों द्वारा उल्लिखित सुधार और नीति निर्देश 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं में दोहराए गए हैं, जो भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए चल रही प्रतिबद्धता पर जोर देते हैं। पहले उल्लिखित राष्ट्रीय पहलों के अलावा कई राज्य सरकारों ने उच्च शिक्षा के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए समितियों की स्थापना की है। इनमें परीक्षाओं में सुधार, विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रबंधन, वित्तीय प्रशासन और बहुत कुछ शामिल है। ये सामूहिक प्रयास भारतीय उच्च शिक्षा के गहन मूल्यांकन को रेखांकित करते हैं, जिसका उद्देश्य समाज में लगातार विकसित हो रहे सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के लिए आत्म सुधार और अनुकूलन के लिए इसे मजबूत करना है। चिंतन और कार्य 20.1 भारत में एक कुशल उच्च शिक्षा संरचना के लिए शिक्षा पर राष्ट्रीय नीतियों द्वारा कौन से सुधार किए गए हैं। शीर्षक: भारत में उच्च शिक्षा सुधार के लिए राष्ट्रीय नीतियों पर चिंतन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में नामांकित एक छात्र के रूप में
जिसे एक कुशल उच्च शिक्षा संरचना स्थापित करने के लिए भारत में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीतियों द्वारा प्रस्तावित सुधारों पर विचार करने का काम सौंपा गया है। इन नीतियों और उनकी जटिलताओं में तल्लीन करना अनिवार्य हो जाता है। शैक्षिक परिदृश्य पर प्रभाव। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने शिक्षा के प्रति अपने दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं और उच्च शिक्षा प्रणाली को आकार देने में राष्ट्रीय नीतियों की भूमिका सर्वोपरि रही है। इस प्रतिबिंब में मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA पर विशेष ध्यान देने के साथ राष्ट्रीय नीतियों द्वारा समर्थित प्रमुख सुधारों की आलोचनात्मक जांच करूंगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 एक ऐतिहासिक पहल है जो भारतीय शिक्षा प्रणाली को व्यापक रूप से पुनर्जीवित करने का प्रयास करती है। 34 वर्षों के अंतराल के बाद यह नीति 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NP की जगह लेती है और अधिक लचीली, समावेशी और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी उच्च शिक्षा प्रणाली बनाने के उद्देश्य से कई सुधार पेश करती है। NEP 2020 द्वारा सुझाए गए प्राथमिक सुधारों में से एक लचीले, बहुविषयक ढांचे में स्नातक कार्यक्रमों का पुनर्गठन है। एकाधिक प्रवेश और निकास बिंदुओं के साथ 4 साल के स्नातक कार्यक्रम के प्रस्ताव का उद्देश्य छात्रों को उनकी रुचि के आधार पर अपने पाठ्यक्रम चुनने और उनकी शैक्षणिक प्रगति के अनुसार प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्री के साथ सिस्टम से बाहर निकलने की सुविधा प्रदान करना है। लचीलेपन की दिशा में यह कदम छात्रों की विविध शैक्षणिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को संबोधित करता है, जिससे अधिक समावेशी उच्च शिक्षा प्रणाली का मार्ग प्रशस्त होता है। बहुविषयक दृष्टिकोण पर जोर पारंपरिक मौन संरचना से हटकर है, जो छात्रों को विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला का पता लगाने और ज्ञान की समग्र समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसा सुधार इग्नू के लोकाचार के अनुरूप है, जो एक खुला विश्वविद्यालय है जो लचीली और सुलभ शिक्षा प्रदान करने में सबसे आगे रहा है। इसके अलावा NEP 2020 उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार पर महत्वपूर्ण जोर देता है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF की स्थापना सभी विषयों में अनुसंधान को वित्त पोषित करने और बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। एक समर्पित वित्त पोषण तंत्र प्रदान करके नीति का लक्ष्य उच्च शिक्षा संस्थानों के भीतर अनुसंधान गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। यह कदम नवप्रवर्तन की संस्कृति को बढ़ावा देने और भारत में उच्च शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस सुधार के निहितार्थ इग्नू के छात्रों के लिए बहुत गहरे हैं, क्योंकि यह सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए रास्ते खोलता है और अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के साथ NEP 2020 प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षा के महत्व को पहचानता है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों के आगमन के साथ ऑनलाइन शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरी है। नीति में शिक्षा में प्रौद्योगिकी के एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम NETF के निर्माण की परिकल्पना की गई है। यह इग्नू के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जो दूरस्थ शिक्षा में अग्रणी रहा है, क्योंकि यह प्रभावी सामग्री वितरण और छात्र जुड़ाव के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के विश्वविद्यालय के मिशन के साथ संरेखित है। प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षा पर जोर केवल कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का जवाब नहीं है, बल्कि डिजिटल युग में शिक्षा की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। NEP 2020 द्वारा पेश किया गया एक और महत्वपूर्ण सुधार व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है।
यह नीति छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक कौशल से लैस करने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने के महत्व को पहचानती है। यह नौकरी बाजार की बदलती गतिशीलता के अनुरूप है और अकादमिक शिक्षा और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच लंबे समय से चले आ रहे अंतर को संबोधित करता है। कौशल विकास पर जोर एक ऐसा कार्यबल तैयार करने में महत्वपूर्ण है जो न केवल शिक्षित हो बल्कि रोजगार योग्य भी हो और देश के आर्थिक विकास में योगदान दे। इग्नू में एक छात्र के रूप में, जहां व्यावहारिक और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर हमेशा आधारशिला रहा है, यह सुधार विश्वविद्यालय के लोकाचार के अनुरूप है। एक और महत्वपूर्ण पहल पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2013 में शुरू किया गया राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA उच्च शिक्षा में सुधार लाने में सहायक रहा है। RUSA उच्च शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से पात्र राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना चाहता है। रूसा द्वारा शुरू किए गए प्रमुख सुधारों में से एक मान्यता पर जोर देना है। यह नीति उच्च शिक्षा संस्थानों को गुणवत्ता आश्वासन और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए मान्यता प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह कदम उच्च शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने और निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देने की इग्नू की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इसके अलावा रूसा उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर देता है। अनुसंधान गतिविधियों और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके नीति का उद्देश्य अकादमिक जांच के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। खुली और दूरस्थ शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को देखते हुए यह सुधार इग्नू के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहन न केवल संस्थानों के शैक्षणिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि राष्ट्र के समग्र बौद्धिक विकास में भी योगदान देता है। कौशल विकास रूसा के सुधारों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की उच्च शिक्षा में एकीकृत करना NEP 2020 का एक साझा उद्देश्य है। RUSA शिक्षा को नौकरी बाजार की कौशल आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के महत्व पर जोर देता है। यह सुनिश्चित करता है कि स्नातक न केवल अकादमिक रूप से कुशल हो बल्कि उनके पास आवश्यक व्यावहारिक कौशल भी हो। रोजगार। यह सुधार इग्नू के लिए महत्वपूर्ण है, जिसने हमेशा ऐसी शिक्षा प्रदान करने का समर्थन किया है जो न केवल सैद्धांतिक हो बल्कि वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में भी लागू हो। इसके अतिरिक्त रूसा शैक्षणिक स्वायत्तता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। नीति स्वतंत्र रूप से शैक्षणिक निर्णय लेने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को सशक्त बनाने के महत्व को पहचानती है। स्वायत्तता प्रदान करके रूस का लक्ष्य नवाचार के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाना है, जिससे संस्थानों को छात्रों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को अनुकूलित करने की अनुमति मिल सके। यह इग्नू के लोकाचार के अनुरूप है, जहां शैक्षणिक स्वायत्तता एक प्रमुख विशेषता रही है, जो विश्वविद्यालय को शिक्षा के बदलते परिदृश्य के अनुसार नवाचार करने और अनुकूलन करने की अनुमति देती है। निष्कर्षतः भारत में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीतियों, विशेष रूप से NEP 2020 और RUSA ने एक कुशल और उत्तरदायी उच्च शिक्षा संरचना बनाने के लिए परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत की है। ये सुधार लचीलेपन, अनुसंधान फोकस, प्रौद्योगिकी एकीकरण और कौशल विकास की आवश्यकता को संबोधित करते हैं। इग्नू के एक छात्र के रूप में मैं इन नीतियों की दूरदर्शी प्रकृति की सराहना करता हूं, जो मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के प्रति विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। ये सुधार न केवल उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं
बल्कि व्यक्तियों और राष्ट्र के समग्र विकास में भी योगदान देते हैं। उच्च शिक्षा का विस्तार। उच्च शिक्षा प्रणाली का विकास पिछले 5 दशकों में अन्य शिक्षा स्तरों में देखे गए महत्वपूर्ण विस्तार से निकटता से जुड़ा हुआ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में शिक्षा के लिए आवंटित कुल योजना परिव्यय का 7.86% के साथ केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट थी। हालांकि बाद की योजना अवधि में शिक्षा आवंटन में धीरे धीरे गिरावट देखी गई। कुल शिक्षा परिव्यय के सापेक्ष उच्च शिक्षा के लिए धन का अनुपात पहली पंचवर्षीय योजना में 9% से बढ़कर चौथी योजना 1969 से 1974 में 25% हो गया, लेकिन फिर आठवीं योजना 1991 से 1996 में घटकर 8% हो गया। इस उतार चढ़ाव को अन्य क्षेत्रों के प्रति सरकारी प्राथमिकताओं में बदलाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो शिक्षा क्षेत्र के भीतर उच्च शिक्षा के मुकाबले प्राथमिक शिक्षा के पक्ष में एक समान प्रवृत्ति को दर्शाता है। विभिन्न बाधाओं के बावजूद भारतीय शिक्षा प्रणाली का उल्लेखनीय विकास तालिका 2 पांडा 2005 में स्पष्ट है। उल्लिखित नेटवर्क के अलावा भारत में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) जैसे प्रमुख संस्थान हैं। ये संस्थान उच्च गुणवत्ता वाले मानव संसाधन तैयार करते हैं जो विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। कृषि विश्वविद्यालय और संस्थान अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों के माध्यम से क्षेत्र के विकास में योगदान करते हैं। पिछले 2 दशकों में सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मुख्य रूप से निजी पहल के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण संस्थानों की स्थापना देखी गई है। ये संस्थान न केवल भारत में बल्कि विकसित और अन्य देशों में भी मांग वाले मानव संसाधन तैयार करते हैं। चिंतन और कार्य 20.2। आप भारतीय उच्च शिक्षा के अब तक के विकास की व्याख्या कैसे करते हैं? शीर्षक: भारतीय उच्च शिक्षा के विकास पर चिंतन। इग्नू के एक छात्र के रूप में, जिसे भारतीय उच्च शिक्षा के विकास पर चिंतन करने का काम सौंपा गया है, उन बहुमुखी आयामों की गहराई से जांच करना आवश्यक है जिन्होंने इस प्रक्षेप पथ को आकार दिया है। भारत में उच्च शिक्षा का विकास महत्वपूर्ण मील के पत्थर, चुनौतियों और उत्कृष्टता की निरंतर खोज से चिह्नित एक आकर्षक यात्रा है। भारतीय उच्च शिक्षा के विकास का एक निर्णायक पहलू इसकी ऐतिहासिक जड़ें हैं। इसकी नींव औपनिवेशिक युग के दौरान रखी गई थी। 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय और 1858 में बॉम्बे विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ ये संस्थान मुख्य रूप से अभिजात वर्ग की जरूरतों को पूरा करते थे, शास्त्रीय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते थे। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने अधिक समावेशी और व्यापक उच्च शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता को पहचाना। 1960 और 1970 के दशक में कई IIT, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, और IIM, भारतीय प्रबंधन संस्थान, की स्थापना देखी गई, जो तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा की दिशा में एक आदर्श बदलाव का संकेत था। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य तेजी से औद्योगिकीकरण कर रहे राष्ट्र की मांगों को पूरा करना और नवाचार को बढ़ावा देना है। इसके बाद 1980 और 1990 के दशक में विभिन्न विषयों में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का प्रसार देखा गया, जो उच्च शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि मात्रात्मक विस्तार अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आया। संस्थानों की विशाल संख्या से हमेशा गुणवत्ता में आनुपातिक वृद्धि नहीं होती। पुराना पाठ्यक्रम, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और योग्य संकाय सदस्यों की कमी जैसे मुद्दे कायम रहे। इसके अलावा उच्च शिक्षा की पहुंच एक चिंता का विषय बनी हुई है।
शहरी केंद्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों को शैक्षिक अवसरों में असमानताओं का सामना करना पड़ रहा है। सहस्राब्दी की शुरुआत में सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ एक महत्वपूर्ण चरण चिह्नित हुआ। इस अवधि में निजी संस्थानों में वृद्धि और ऑनलाइन शिक्षा का उदय देखा गया। विविध पाठ्यक्रम और सीखने के तरीके पेश करते हुए परिदृश्य अधिक गतिशील हो गया। 2005 में गठित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए सुधारों की सिफारिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) के कार्यान्वयन का उद्देश्य शिक्षा को अधिक लचीला और छात्र केंद्रित बनाना है। इसने शिक्षार्थियों को अंतःविषय अध्ययन को बढ़ावा देते हुए कई वैकल्पिक पाठ्यक्रमों में से चयन करने की अनुमति दी। इसके अतिरिक्त शिक्षा और रोजगार के बीच अंतर को पाटते हुए पाठ्यक्रम को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के प्रयास किए गए। हालांकि चुनौतियां बनी रहीं। प्रतिभा पलायन जैसे मुद्दे चिंता का विषय बने हुए हैं, जहां बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली लोगों ने विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त की। आलोचनात्मक सोच और व्यावहारिक कौशल को बढ़ावा देने के बजाय रटने और सैद्धांतिक दृष्टिकोण पर जोर देने से छात्रों के समग्र विकास में बाधा उत्पन्न हुई। स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे प्रमुख कार्यक्रमों की शुरुआत ने शिक्षा को वैश्विक अर्थव्यवस्था की जरूरतों के साथ जोड़ने की दिशा में बदलाव को दर्शाया। शैक्षणिक ज्ञान और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के बीच लंबे समय से चले आ रहे अंतर को संबोधित करते हुए स्नातकों को अधिक रोजगारपरक बनाने के लिए कौशल विकास पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) जैसे संस्थानों की स्थापना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी पहल का उद्देश्य युवाओं को प्रासंगिक कौशल के साथ सशक्त बनाना और उन्हें उद्योग के लिए तैयार करना है। मुख्यधारा की शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के एकीकरण ने स्नातकों के कौशल सेट में और विविधता ला दी है। इसके साथ ही अनुसंधान और विकास पर जोर दिया गया। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स (GIAN) जैसी पहल का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता लाना और अनुसंधान सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देना है। हालांकि अनुसंधान निधि और बुनियादी ढांचा ऐसे क्षेत्र बने रहे जिन पर निरंतर ध्यान देने की मांग थी। 2020 की नई शिक्षा नीति (NEP) ने भारतीय उच्च शिक्षा के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया। लचीलेपन, बहुविषयक शिक्षा और समग्र विकास पर ध्यान देने के साथ NEP का लक्ष्य परिवर्तनकारी परिवर्तन लाना है। प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षा पर जोर, एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना और व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा के पाठ्यक्रम में एकीकृत करना एक दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता है। निष्कर्षतः भारतीय उच्च शिक्षा का विकास विविध धागों ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी से बुना हुआ है। उपलब्धियों और चुनौतियों दोनों से चिह्नित यह यात्रा शिक्षा प्रणाली के लचीलेपन और अनुकूलनशीलता को रेखांकित करती है। इग्नू के एक छात्र के रूप में यह प्रतिबिंब वर्तमान परिदृश्य के आलोचनात्मक मूल्यांकन और भारत में उच्च शिक्षा के भविष्य को आकार देने में एक सक्रिय भागीदार होने की प्रतिबद्धता को प्रेरित करता है। 20.3 प्रमुख मुद्दे। भारतीय उच्च शिक्षा को अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, पाठ्यक्रम प्रासंगिकता, शैक्षिक गुणवत्ता, पहुंच और समानता और संसाधनों की कमी सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस अनुभाग में हम संक्षेप में इन चिंताओं का समाधान करेंगे। आधारभूत संरचना। शैक्षिक बुनियादी ढांचे पर चर्चा करते समय हम भूमि, भवन, उपकरण, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मियों और आवास और छात्रावास सुविधाओं जैसे तत्वों का उल्लेख करते हैं। उच्च शिक्षा में संस्थानों,
शिक्षकों और छात्रों की संख्या को देखते हुए सुविधाओं की मांग मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में पर्याप्त है। उच्च शिक्षा संस्थान मुख्य रूप से केंद्र या राज्य सरकार के वित्त पोषण पर निर्भर है, हालांकि निजी वित्त पोषित संस्थान तेजी से उभर रहे हैं। पुराने संस्थानों को अपने बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है, जबकि नए संस्थानों को महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता के लिए शून्य से शुरुआत करनी होगी। इन संस्थानों के लिए सरकारी फंडिंग लगातार चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। आर्थिक उदारीकरण ने शैक्षणिक संस्थानों को स्वयं संसाधन उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया है। सरकारी धन की कमी और स्वतंत्र रूप से संसाधन उत्पन्न करने में असमर्थता के कारण ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में संस्थानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इससे इन संस्थानों में बुनियादी ढांचे और समग्र शिक्षा गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हालांकि कुछ सरकारी वित्त पोषित संस्थानों के पास उचित भौतिक बुनियादी ढांचा है, लेकिन योग्य शिक्षकों की उपलब्धता एक चुनौती है, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में। विभिन्न कारणों से रिक्तियां अक्सर लंबे समय तक अधूरी रह जाती है। लंबे समय से सेवारत शिक्षकों को अपने ज्ञान और कौशल को अद्यतन करने के लिए अनुभव और निरंतर विकास की आवश्यकता होती है। जिन लोगों के पास किताबों और प्रौद्योगिकी तक पहुंच है, उन्हें उन लोगों की तुलना में लाभ मिलता है जिनके पास किताबें और तकनीक तक पहुंच नहीं है, जिससे असमानताएं पैदा होती है। इस अंतर को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अकादमिक स्टाफ कॉलेज (एएससी) की स्थापना की। ये कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए सेमिनार, कार्यशालाएं, ओरिएंटेशन और पुनश्चर्या कार्यक्रम आयोजित करते हैं। संक्षेप में, विश्वविद्यालय और कॉलेज बुनियादी ढांचे के मामले में काफी भिन्न होते हैं, जिसका प्रभाव शिक्षा की गुणवत्ता और उनके द्वारा उत्पादित छात्रों पर पड़ता है। महत्व एवं गुणवत्ता। उपरोक्त विश्लेषण से पता चलता है कि हमारे पास विभिन्न प्रकार के संस्थान हैं, जिनमें आईआईटी, आईआईएम और भारतीय विज्ञान संस्थान जैसे कुछ उत्कृष्ट संस्थान शामिल हैं। ये संस्थान सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने पाठ्यक्रम को समायोजित करते हुए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा और सहयोग करते हैं। हालांकि कई उच्च शिक्षा संस्थान, दोनों कॉलेज और विश्वविद्यालय, पुराने पाठ्यक्रम पर कायम हैं, जिससे ऐसे स्नातक तैयार होते हैं जिनके पास रोजगार के लिए आवश्यक कौशल की कमी होती है। यह मुद्दा विशेष रूप से स्नातक स्तर पर प्रचलित है, जो उच्च शिक्षा नामांकन का 88% है। इसमें से 80% कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य और विज्ञान जैसे सामान्य शिक्षा कार्यक्रमों में है, जो असंगत गुणवत्ता, अप्रासंगिक पाठ्यक्रम और सामाजिक आवश्यकताओं के साथ तालमेल की कमी वाले विभिन्न संस्थानों द्वारा पेश किए जाते हैं। इस स्तर पर व्यावसायिक कार्यक्रम नामांकन का 20% बनाते हैं और आम तौर पर बेहतर प्रासंगिकता और गुणवत्ता बनाए रखते हैं। इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि शिक्षा में गुणवत्ता एक साझा सामाजिक जिम्मेदारी है और इसे सभी उच्च शिक्षा प्रदाताओं द्वारा बरकरार रखा जाना चाहिए। आर्थिक उदारीकरण, जीएटीएस और उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग के साथ विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान प्रदाता के रूप में उभरे हैं। दुर्भाग्य से उनमें से सभी आवश्यक गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं करते हैं। यूजीसी, डीईसी और एआईसीटीई द्वारा घटिया संस्थानों और कार्यक्रमों की मान्यता रद्द करने के प्रयासों के बावजूद कई लोग छात्रों की जागरूकता की कमी का फायदा उठाना जारी रखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिकतर स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान में योगदान करते हैं, जो स्वीकार्य गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है।
हालांकि उच्च शिक्षा नामांकन का केवल 12% इस श्रेणी में आता है, जबकि शेष 88% गुणवत्ता के विभिन्न स्तरों के साथ स्नातक शिक्षा में है। मुखोपाध्याय 2001। कुछ सामाजिक विज्ञान विषयों और कुछ विज्ञान विषयों में कुछ स्नातकोत्तर अवसरों की कमी के कारण बेरोजगारी का सामना करते हैं। यह मुद्दा स्नातकोत्तर स्तर पर भी सामाजिक आवश्यकताओं के लिए पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता की कमी से जुड़ा है। 80 और 90 के दशक के अंत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने पाठ्यक्रमों में सुधार और विविधता लाने के उपाय किए, खासकर स्नातक स्तर पर। कुछ संस्थानों में प्रगति हुई है, जहां पाठ्यक्रमों के संयोजन और प्रथम डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों की संरचना में बदलाव किया गया है। हालांकि कई संस्थानों ने अभी तक यह परिवर्तन शुरू नहीं किया है। यूजीसी अब कौशलोन्मुख पाठ्यक्रम शुरू करके उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता बढ़ाने पर काम कर रहा है। जैसा कि इस इकाई में पहले चर्चा की गई है, भारत में उच्च शिक्षा की विभिन्न आयोगों और समितियों द्वारा गहन समीक्षा की गई है। हालांकि इन समीक्षाओं ने महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए अच्छे विचार और इरादे उत्पन्न किए, लेकिन विभिन्न स्तरों पर इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता की कमी के कारण वास्तविक कार्यान्वयन में कमी रही है। परिणामस्वरूप गुणात्मक सुधारों का भारतीय उच्च शिक्षा पर गहरा प्रभाव नहीं पड़ा है और मौजूदा संकट से उबरने के लिए ऐसे सुधार आवश्यक है। पहुंच और निष्पक्षता। भारतीय समाज में पहुंच और निष्पक्षता महत्वपूर्ण चिंताएं हैं, जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सेटिंग्स में विशाल विविधता को दर्शाती है। एक लोकतांत्रिक समाज में यह आवश्यक है कि आबादी के सभी समूहों और वर्गों को उच्च शिक्षा तक पहुंचने का अवसर मिले, जिससे सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित हों। आइए तथ्यों के सहारे स्थिति की गहराई से पड़ताल करें। भारत दूसरी सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली का दावा करता है, जिसमें 300 से अधिक विश्वविद्यालय और 14,500 कॉलेज शामिल हैं, जो 10.5 मिलियन से अधिक छात्रों और 3.5 मिलियन शिक्षकों को सेवा प्रदान करते हैं। यह व्यापक नेटवर्क 17 से 23 आयु वर्ग की लगभग 6% आबादी की जरूरतों को पूरा करता है। प्राथमिक लक्ष्य 2007 में 10वीं योजना के समापन तक इस प्रतिशत को 6% से बढ़ाकर 10% करना है। विकसित देशों लगभग 40% और यहां तक कि कुछ विकासशील देशों लगभग की तुलना में उच्च शिक्षा में यह भागीदारी दर काफी कम है, 19%। सवाल उठता है, प्रासंगिक आयु वर्ग में शेष आबादी के बारे में क्या? इस बड़ी आबादी के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने के लिए इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? लिंग के संबंध में लगभग 35% छात्र महिलाएं हैं और लगभग 12% वंचित समुदायों से आते हैं। पांडा 1999, पोवार 2000। उच्च शिक्षा तक पहुंच आर्थिक शक्ति और योग्यता से प्रभावित होती है। लगभग 80% सीटें शीर्ष 30% आय वर्ग के लिए आवंटित की जाती है। मुखोपाध्याय 2001। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य किए हैं कि हर कोई, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, कॉलेज जा सके। उन्होंने अलग अलग स्थान निर्धारित करके, छात्रवृत्तियां देकर और केवल महिलाओं, अल्पसंख्यकों और अन्य समूहों के लिए स्कूल बनाकर ऐसा किया जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। कुछ लोग जो शिक्षा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, सोचते हैं कि हर किसी को मौका देने पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब यह हो सकता है कि शिक्षा की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है। सरकार को यह सुनिश्चित करने का एक तरीका खोजना होगा कि दोनों चीजें, हर किसी को मौका देना और यह सुनिश्चित करना कि शिक्षा अच्छी हो, घटित हो। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो जैसे जैसे दुनिया अधिक जुड़ी हुई और प्रतिस्पर्धी होती जाएगी, जिनके पास लाभ है
और जिनके पास नहीं है के बीच का अंतर और भी बड़ा हो जाएगा। चिंतन और कार्य 20.2 उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पहुंच और समानता में सुधार से भारतीय समाज में हाशिए पर पड़े लोगों को मुख्यधारा में लाने में कैसे मदद मिलेगी? आपकी राय में कौन सी संभावित रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं? शीर्षक: भारतीय समाज में हाशिए पर रहने वाले समुदायों को मुख्यधारा में लाने के लिए उच्च शिक्षा में पहुंच और समानता में सुधार। भारतीय समाज की विविधतापूर्ण छवि में सामाजिक न्याय और समावेशिता की खोज ने हाल के वर्षों में गति पकड़ी है। उच्च शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण निर्धारक होने के नाते किसी राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चुनौती यह सुनिश्चित करने में है कि उच्च शिक्षा का लाभ सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से परे सभी के लिए सुलभ हो। इग्नू के एक छात्र के रूप में मैंने उच्च शिक्षा में पहुंच और समानता में सुधार के महत्व और भारतीय समाज में हाशिए पर रहने वाले समुदायों को मुख्यधारा में लाने के साथ इसके सीधे संबंध पर विचार किया है। उच्च शिक्षा में पहुंच और समानता। भारत सहित कई समाजों में उच्च शिक्षा तक पहुंच ऐतिहासिक रूप से एक अधिकार के बजाय एक विशेषाधिकार रही है। अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और आर्थिक रूप से वंचित समूहों सहित हाशिए पर रहने वाले समुदायों को उच्च शिक्षा क्षेत्र में उनके प्रवेश में बाधा बनने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा है। ये बाधाएं बहुआयामी हैं, जिनमें वित्तीय बाधाएं और शैक्षिक बुनियादी ढांचे की कमी से लेकर सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव तक शामिल है। पहुंच में सुधार में इन बाधाओं को दूर करना और एक ऐसा वातावरण बनाना शामिल है जहां हाशिए की पृष्ठभूमि के व्यक्ति उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश कर सके और आगे बढ़ सके। दूसरी ओर समानता केवल पहुंच से परे है और शैक्षिक संसाधनों और अवसरों के वितरण में निष्पक्षता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह असमानताओं को दूर करने और प्रत्येक छात्र के समग्र विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सहायता प्रणालियों के प्रावधान की मांग करता है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। हाशिए पर पड़े समुदायों को मुख्यधारा में लाना। भारतीय समाज में हाशिए पर मौजूद समुदायों को मुख्यधारा में लाने का तात्पर्य उन्हें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताने-बाने में एकीकृत करना है। यह सुनिश्चित करना कि वे देश की प्रगति में सक्रिय रूप से भाग लें और योगदान दें। उच्च शिक्षा एक परिवर्तनकारी माध्यम है जो हाशिए पर मौजूद पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को सशक्त बना सकती है, जिससे वे सामाजिक और आर्थिक नुकसान के बंधनों से मुक्त हो सके। एक विविध और समावेशी उच्च शिक्षा प्रणाली न केवल व्यक्तियों को लाभान्वित करती है, बल्कि एक अधिक जीवंत और गतिशील समाज में भी योगदान देती है। विविध दृष्टिकोणों और अनुभवों के संपर्क में आने से एक समृद्ध शिक्षण वातावरण को बढ़ावा मिलता है, जिससे छात्रों को बहुलवादी समाज की जटिलताओं से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। इसके अलावा विविध पृष्ठभूमि के स्नातक अद्वितीय अंतर्दृष्टि और समाधान लाते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और प्रगति में योगदान करते हैं। पहुंच और समानता में सुधार के लिए रणनीतियाँ। वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति। हाशिए पर रहने वाले समुदायों के छात्रों के लिए मजबूत वित्तीय सहायता कार्यक्रम और छात्रवृत्ति लागू करने से उच्च शिक्षा से जुड़े आर्थिक बोझ को कम किया जा सकता है। इसमें ट्यूशन फीस माफी, वजीफा और किताबों और आवास जैसे अतिरिक्त खर्चों को कवर करने के लिए अनुदान शामिल हो सकते हैं। जागरूकता अभियान। छात्रों और उनके परिवारों को उच्च शिक्षा के महत्व और उपलब्ध अवसरों के बारे में सूचित करने के लिए जमीनी स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू करना। हाशिए पर रहने वाले समुदायों के भीतर शिक्षा से संबंधित रूढ़ियों को संबोधित करना और मिथकों को दूर करना।
बुनियादी ढांचे का विकास। ग्रामीण और आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सुविधाएं मिल सकें। बढ़ती छात्र आबादी को समायोजित करने के लिए नए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना या मौजूदा संस्थानों का विस्तार करना। सकारात्मक कार्रवाई नीतियां। उच्च शिक्षा संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण कोटा जैसी सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को लागू करना और मजबूत करना। उभरती चुनौतियों का समाधान करने और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए इन नीतियों की नियमित रूप से समीक्षा और अद्यतन करना। परामर्श कार्यक्रम। ऐसे मेंटरशिप कार्यक्रमों की शुरुआत करना जो हाशिए के समुदायों के छात्रों को अनुभवी गुरुओं से जोड़ते हैं, उनकी शैक्षणिक यात्रा के दौरान मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं। पूर्व छात्रों का एक नेटवर्क बनाना जो वर्तमान छात्रों के लिए रोल मॉडल और प्रेरणा स्रोत के रूप में काम कर सके। परामर्श और सहायता सेवाएं। हाशिए की पृष्ठभूमि के छात्रों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों के भीतर परामर्श और सहायता सेवाओं की स्थापना करना। यह सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक और भावनात्मक सहायता प्रदान करना कि छात्र अपनी शैक्षिक गतिविधियों में आगे बढ़े। पाठ्यचर्या सुधार। भारतीय समाज की बहुसांस्कृतिक प्रकृति को प्रतिबिंबित करने के लिए पाठ्यक्रम में विविध दृष्टिकोण और इतिहास को शामिल करना। यह सुनिश्चित करना कि शैक्षिक सामग्री हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अनुभवों के प्रति समावेशी और संवेदनशील हो। सहयोग और साझेदारी। संसाधनों और विशेषज्ञता को एकत्रित करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों, सरकारी निकायों और गैर-सरकारी संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। पहुंच और इक्विटी में सुधार के लिए अधिक व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण बनाने के लिए साझेदारी का लाभ उठाना। निष्कर्षतः उच्च शिक्षा में पहुंच और समानता में सुधार न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है, बल्कि भारतीय समाज में हाशिए पर रहने वाले समुदायों को मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक आवश्यक कदम भी है। इग्नू के एक छात्र के रूप में मेरा मानना है कि इन रणनीतियों को अपनाकर हम एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत उच्च शिक्षा प्रणाली बना सकते हैं, जो सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी। नीति और जमीनी स्तर दोनों स्तरों पर ठोस प्रयासों के माध्यम से हम एक अधिक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने का अवसर मिले। उच्च शिक्षा संसाधनों में चुनौतियां। उच्च शिक्षा में पहले बताए गए मुद्दों के अलावा एक और महत्वपूर्ण चिंता संसाधनों की उपलब्धता है। आइए विवरण में उतरें। वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का केवल 4% शिक्षा के लिए आवंटित किया जाता है। पिछली सरकारों द्वारा शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 6% आवंटित करने के वादे के बावजूद ये प्रतिबद्धताएं कभी पूरी नहीं हुई। अन्य देशों के साथ तुलना से पता चलता है कि कोरिया 21%, थाईलैंड 17%, मलेशिया 23%, नेपाल 14% और अमेरिका 8%। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत की तुलना में शिक्षा में अधिक निवेश करते हैं। TOI 2006। उच्च शिक्षा के लिए बजट आवंटन में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है, जो चौथी वर्ष की योजना 1971 से 76 में कुल शिक्षा आवंटन के 25% से घटकर 9वीं योजना में लगभग 8% हो गई है। जैसे जैसे सरकार बुनियादी और प्राथमिक शिक्षा पर अधिक जोर दे रही है, उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता तेजी से कम हो रही है। विश्वविद्यालय वित्तीय दक्षता के लिए संसाधन खोजने और उपायों को लागू करने का दबाव महसूस कर रहे हैं।
यह प्रवृत्ति वित्तीय वर्ष 2006-07 के बजट में भी ध्यान देने योग्य है, जहां कुल रु शिक्षा के लिए 24,115 करोड़ रुपए आवंटित। अकेले प्रारंभिक शिक्षा के लिए 16,892.50 करोड़ रुपए निर्धारित है। शेष धनराशि वयस्कों, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षा TOI 2006 के बीच वितरित की जानी है। व्यापार सेवाओं में सामान्य समझौता GATS और आंतरिक उदारीकरण जैसे वैश्विक प्रभावों के कारण सरकार उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी कम करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। आलोचकों का तर्क है कि उच्च शिक्षा मुख्य रूप से उच्च मध्यम वर्ग और समाज के धनी वर्गों को लाभ पहुंचाती है, जिससे इसमें कमी या उन्मूलन का मामला बनता है। शिक्षा योजनाकारों ने विभिन्न विचार प्रस्तावित किए हैं। एक चरम सुझाव यह है कि छात्रों को लागत वहन करनी चाहिए। कुछ ने अन्य रणनीतियों के अलावा फीस बढ़ाने, उद्योग भागीदारी और परामर्श सेवाओं के माध्यम से संस्थागत आय बढ़ाने की सिफारिश की है। हालांकि किसी भी शुल्क वृद्धि से छात्र विरोध प्रदर्शन भड़क उठता है, जिसका सभी राजनीतिक दल समर्थन करते हैं। नतीजतन कुछ कॉलेज अभी भी रु मासिक शुल्क के रूप में 18-45 साल पहले निर्धारित दर धन जुटाने के लिए उद्योग के साथ सहयोग करना चुनौतियां खड़ी करता है, खासकर दूरदराज के कॉलेजों या विश्वविद्यालयों के लिए। उच्च शिक्षा संस्थानों पर दबाव काफी है, फिर भी हम उनसे उत्कृष्टता की उम्मीद करते हैं। कुछ क्षेत्रों में शिक्षकों को कथित तौर पर अनियमित वेतन मिलता है, जो सरकारी धन संवितरण से जुड़ा होता है। इन चुनौतियों के बावजूद हमारे उच्च शिक्षा संस्थान हमारे समाज के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानव संसाधनों का उत्पादन जारी रख रहे हैं। इसके अलावा वे अन्य देशों को प्रतिभा निर्यात करते हैं, जिससे उनकी समृद्धि में योगदान होता है। उच्च शिक्षा संस्थानों में संसाधनों के एक अन्य पहलू में धन का अपर्याप्त और अनुचित उपयोग शामिल है। अल्पोपयोग अक्सर विभिन्न स्तरों पर कर्मियों की अक्षमता के कारण होता है, जबकि दुरुपयोग संस्थानों की देखरेख करने वाले नेताओं की गलत प्राथमिकताओं का परिणाम है। हालांकि इन मुद्दों के समाधान के लिए उपाय सुझाना या लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन UGC दिशानिर्देशों के अनुसार शिक्षकों का पूरी तरह से उपयोग करना महत्वपूर्ण है, जो शिक्षण, तैयारी और अनुसंधान के लिए प्रति सप्ताह 40 घंटे रहने और काम करने का प्रावधान करते हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटने के लिए वृद्धिशील समाधानों से कहीं अधिक की आवश्यकता है। यह इस संकट की स्थिति से उबरने के लिए एकजुट और ठोस प्रयासों की मांग करता है। ऊपर चर्चा की गई संकट की स्थिति जारी रहने और उच्च शिक्षा के भविष्य पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। अगला भाग इन मुद्दों को उजागर करने का प्रयास करता है। चिंतन और कार्य 20.3 कुछ और मुद्दों की सूची बनाएं। ऊपर सूचीबद्ध मुद्दों के अलावा जिनका भारतीय उच्च शिक्षा सामना कर रही है। इग्नू के एक छात्र के रूप में मैं खुद को चिंतन और कार्रवाई की निरंतर प्रक्रिया में लगा हुआ पाता हूं और भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति के बारे में गहराई से चिंतित हूं। पहले चर्चा किए गए मुद्दों को संबोधित करते समय यह पहचानना जरूरी है कि भारतीय उच्च शिक्षा में चुनौतियां बहुआयामी और गतिशील है। इस चिंतन में मैं कुछ अतिरिक्त मुद्दों पर प्रकाश डालूंगा जो भारत में उच्च शिक्षा परिदृश्य की जटिलताओं को बढ़ाते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता। भारतीय उच्च शिक्षा के सामने आने वाली बारहमासी और व्यापक चुनौतियों में से एक गुणवत्ता का मुद्दा है। प्रतिष्ठित संस्थानों के अस्तित्व के बावजूद विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का एक बड़ा हिस्सा शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। पुराना पाठ्यक्रम,
अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और योग्य संकाय की कमी इस समस्या में योगदान करती है। आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के बजाय रटने पर ध्यान देने से समस्या और बढ़ जाती है। गुणवत्ता आश्वासन तंत्र अक्सर अपर्याप्त या असंगत रूप से लागू होते हैं, जिससे संस्थानों में शैक्षिक मानकों में काफी भिन्नता होती है। इससे न केवल भारतीय उच्च शिक्षा की समग्र प्रतिष्ठा प्रभावित होती है, बल्कि छात्रों को प्रदान किए जाने वाले कौशल और ज्ञान में एकरूपता की कमी भी होती है। अनुसंधान और नवाचार। कई भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए। जबकि कुछ संस्थान अनुसंधान में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, बड़ी संख्या में संस्थान सीमित फंडिंग, अपर्याप्त सुविधाओं और शिक्षा जगत और उद्योग के बीच सहयोग की कमी के कारण संघर्ष करते हैं। अनुसंधान आउटपुट को अक्सर गुणात्मक के बजाय मात्रात्मक रूप से मापा जाता है, गहराई से अधिक मात्रा को प्रोत्साहित किया जाता है। छात्रों के बीच जिज्ञासा और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देने वाली संस्कृति की कमी अनुसंधान और नवाचार को और अधिक प्रभावित करती है। अंतःविषय अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और शिक्षा जगत और उद्योग के बीच एक सहयोगी वातावरण को बढ़ावा देना इस मुद्दे के समाधान में महत्वपूर्ण कदम है। पहुंच और समावेशिता। हालांकि उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं, लेकिन समावेशिता के मामले में अभी भी पर्याप्त अंतर है। सामाजिक आर्थिक कारक, लैंगिक असमानताएं और क्षेत्रीय असंतुलन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ समूहों का कम प्रतिनिधित्व, विशेषकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में, सामाजिक असमानताओं को कायम रखता है। पहुंच और समावेशिता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अंतर को पाटने और यह सुनिश्चित करने के लिए लक्षित नीतियां, छात्रवृत्ति कार्यक्रम और जागरूकता अभियान आवश्यक है कि उच्च शिक्षा सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, लिंग या भौगोलिक स्थिति के बावजूद सभी के लिए वास्तव में समावेशी स्थान बन जाए। तकनीकी एकीकरण। भारत में डिजिटल विभाजन उच्च शिक्षा में प्रौद्योगिकी के प्रभावी एकीकरण में एक महत्वपूर्ण बाधा है। जहां कुछ संस्थान शिक्षण और सीखने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हैं, वहीं कई अन्य संस्थानों में ऐसा करने के लिए बुनियादी ढांचे और संसाधनों की कमी होती है। कोविड-19 महामारी ने ऑनलाइन शिक्षा तक समान पहुंच की आवश्यकता पर बल देते हुए डिजिटल परिवर्तन की तात्कालिकता को स्पष्ट रूप से उजागर किया है। प्रयासों को न केवल आवश्यक तकनीकी बुनियादी ढांचा प्रदान करने की दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र और शिक्षक दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म को नेविगेट करने और लाभ उठाने के कौशल से लैस हों। एक व्यापक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम और प्रौद्योगिकी में रणनीतिक निवेश उच्च शिक्षा में डिजिटल विभाजन को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रत्यायन और जवाबदेही। उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना प्रभावी मान्यता तंत्र से निकटता से जुड़ा हुआ है। जबकि मान्यता देने वाली संस्थाएं मौजूद हैं, उनकी प्रभावकारिता पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। एक मजबूत मान्यता प्रणाली की आवश्यकता है, जो न केवल शैक्षणिक मानकों का मूल्यांकन करे बल्कि निरंतर सुधार को भी प्रोत्साहित करे। इसके अलावा गुणवत्ता बनाए रखने और बढ़ाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के लिए जवाबदेही उपायों को मजबूत करने की आवश्यकता है। एक पारदर्शी और कठोर मान्यता प्रक्रिया, नियमित मूल्यांकन और फीडबैक लूप के साथ मिलकर संस्थानों में शैक्षणिक मानकों को बढ़ाने में योगदान कर सकती है। जवाबदेही उपायों को अकादमिक प्रदर्शन से आगे बढ़कर वित्तीय प्रबंधन,
संकाय विकास और बुनियादी ढांचे के रखरखाव जैसे क्षेत्रों तक शामिल किया जाना चाहिए। वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण। तेजी से परस्पर जुड़ी हुई दुनिया में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण महत्वपूर्ण है। भारतीय विश्वविद्यालयों को वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय संकाय आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने और छात्रों को वैश्विक परिप्रेक्ष्य हासिल करने के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। हालांकि नौकरशाही बाधाएं और प्रणाली में लचीलेपन की कमी अक्सर भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीयकरण प्रयासों में बाधा डालती है। उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के प्रयास विशिष्ट संस्थानों तक सीमित नहीं होने चाहिए। अधिक समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विविध पृष्ठभूमि के छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन तक पहुंच प्राप्त हो। इसे रणनीतिक नीतियों, सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाओं और पारंपरिक मानदंडों से परे विनिमय कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। कौशल का गलत संरेखण। उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए कौशल और नौकरी बाजार की आवश्यकताओं के बीच एक स्पष्ट अंतर मौजूद है। पाठ्यक्रम अक्सर उद्योग की जरूरतों से पीछे रह जाता है, जिससे स्नातक तेजी से विकसित हो रहे पेशेवर परिदृश्य के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। इससे न केवल बेरोजगारी या अल्परोजगार होता है, बल्कि देश की समग्र आर्थिक वृद्धि भी बाधित होती है। इस मुद्दे के समाधान के लिए एक गतिशील पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, जिसे उद्योग के रुझानों के साथ संरेखित करने के लिए नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। शिक्षा जगत और उद्योग के बीच सहयोग सर्वोपरि है। इंटर्नशिप, प्रशिक्षुता और उद्योगोन्मुख परियोजनाएं शैक्षिक अनुभव के अभिन्न अंग बन गई है। उभरती कौशल आवश्यकताओं की पहचान करने और उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण नौकरी के लिए तैयार स्नातक तैयार करने के लिए आवश्यक है। वित्तीय बाधाएं। भारत में कई उच्च शिक्षा संस्थान वित्तीय बाधाओं से जूझ रहे हैं, जो बुनियादी ढांचे, संकाय विकास और अनुसंधान सुविधाओं में निवेश करने की उनकी क्षमता को बाधित करते हैं। यह मुद्दा इस तथ्य से और जटिल हो गया है कि शिक्षा के लिए सार्वजनिक वित्त पोषण संस्थानों की बढ़ती मांगों और चुनौतियों के अनुरूप नहीं है। उच्च शिक्षा के लिए एक स्थायी वित्तीय मॉडल संस्थानों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। वित्त पोषण स्रोतों का विविधीकरण, सार्वजनिक निजी भागीदारी और रणनीतिक वित्तीय योजना उच्च शिक्षा संस्थानों के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों का समाधान करने के आवश्यक घटक है। निष्कर्षतः भारतीय उच्च शिक्षा के सामने चुनौतियां जटिल हैं और एक समग्र दृष्टिकोण की मांग करती है। इन मुद्दों को पहचानने और संबोधित करने के लिए नीति निर्माताओं, शैक्षणिक संस्थानों और व्यापक समाज के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। इग्नू के एक छात्र के रूप में मैं शिक्षा की परिवर्तनकारी क्षमता से भलीभांति परिचित हूँ। मेरा मानना है कि इन चुनौतियों को स्वीकार करके और उन पर काबू पाने के लिए सक्रिय रूप से काम करके हम भारत में अधिक समावेशी, नवीन और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी उच्च शिक्षा प्रणाली का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। 20.4 उभरती चुनौतियां और विकल्पों की खोज। यह खंड संभावित समाधानों की खोज के साथ साथ उच्च शिक्षा में मुख्य समस्याओं और नई कठिनाइयों पर चर्चा करता है। वैश्वीकरण। 1990 के दशक में जब भारतीय अर्थव्यवस्था खुली, तो विकसित देशों के कई विश्वविद्यालयों ने भारत में केंद्र स्थापित किए, जो भारतीय छात्रों को कार्यक्रम प्रदान करते थे। मुख्य रूप से मध्यम और उच्च वर्ग, जो ऊंची फीस वहन कर सकते हैं, की प्रतिक्रिया बढ़ रही है। दुर्भाग्य से इससे फर्जी विश्वविद्यालयों का उदय हुआ,
जो विदेशी संस्थानों के साथ संबद्धता का झूठा दावा करते थे और उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग का फायदा उठाते थे। छत्तीसगढ़ और अन्य क्षेत्रों जैसे स्थानों में हमने उचित बुनियादी ढांचे और विश्वसनीयता के बिना विश्वविद्यालयों की अचानक वृद्धि देखी है, यहाँ तक कि अन्य व्यवसायों के लिए बने एक कमरे के गैरेज में भी। केंद्र सरकार और अदालतों ने हस्तक्षेप किया, जिससे इनमें से कुछ संदिग्ध शैक्षणिक दुकानें बंद हो गई। इस समस्या से निपटने के लिए वैश्वीकरण के युग में विदेशी संस्थानों के प्रवेश को विनियमित करने और गेट्स समझौते के लिए प्रभावी तंत्र की आवश्यकता है। वैश्वीकरण के नाम पर हम जो देख रहे हैं, वह अनिवार्य रूप से उच्च शिक्षा का व्यावसायीकरण है, जिससे उन लोगों और जिनके पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच नहीं है, उनके बीच अंतर बढ़ रहा है। विदेशों में भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने और भारत में विदेशी संस्थानों को विनियमित करने की बढ़ती प्रवृत्ति को संबोधित करने के लिए सरकार ने 10वीं योजना के दौरान अप्रैल 2002 में विदेश में भारतीय शिक्षा संवर्धन समिति COPIA का गठन किया। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सही रुख निर्धारित करने के लिए उच्च शिक्षा प्रदाताओं के बीच परामर्श तेज कर दिया गया। निजीकरण कुछ समय से भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली का एक हिस्सा रहा है। निजी कॉलेज, सामान्य और व्यावसायिक, मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों पिछले कुछ दशकों में शैक्षिक ट्रस्टों सोसाइटियों के साथ उभरे हैं, जिनका लक्ष्य शिक्षा का प्रसार करना और उच्च और व्यावसायिक शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करना है। हालांकि चिंताएं पैदा होती हैं, खासकर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में, जहां मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को छोड़कर केवल संपन्न लोग ही उच्च कैपिटेशन फीस वहन कर सकते हैं। इस तरह के व्यावसायीकरण पर अदालत की आपत्तियों के बावजूद यह विभिन्न रूपों में जारी है। विशेषज्ञता और पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी वाले इनमें से कुछ संस्थानों को शिक्षा की गुणवत्ता और अपने स्नातकों की योग्यता के संबंध में नियोक्ताओं से जांच का सामना करना पड़ता है। कुछ को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। संसद में लंबित निजी विश्वविद्यालय विधेयक की मंजूरी का बड़े कॉरपोरेट घरानों, मीडिया निगमों और अन्य लोगों को बेसब्री से इंतजार है। विधेयक को पारित करने में देरी को मुद्दे की जटिल प्रकृति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि उच्च शिक्षा में निजी संस्थानों को उचित नियंत्रण तंत्र के बिना संभावित रूप से व्यावसायीकरण को बढ़ावा मिल सकता है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि उच्च शिक्षा में निजी खिलाड़ी अपरिहार्य है, लेकिन सरकार को योजनाएं और नियम तैयार करने चाहिए। इन उपायों से न केवल उनके संचालन की निगरानी होनी चाहिए, बल्कि उनके विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण भी उपलब्ध होना चाहिए। विनियमन और निजी संस्थानों को पनपने के लिए जगह देने के बीच संतुलन बनाना चाहिए। मुंगेकर 2006। AICTE, MCI और DEC जैसे सरकारी संगठनों को निजी संस्थानों का नियमित मूल्यांकन करने का अधिकार होना चाहिए, जैसे वे राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करते हैं। वैकल्पिक रूप से सरकार द्वारा निजी विश्वविद्यालयों के लिए एक अलग नियामक निकाय स्थापित किया जा सकता है। चूंकि शिक्षा एक समवर्ती विषय है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करने और नियामक उपायों को लागू करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। चिंतन और कार्य 20.4। क्या आप भारतीय उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण और निजीकरण के कारण कुछ और चुनौतियों के बारे में सोच सकते हैं? शीर्षक: भारतीय उच्च शिक्षा में वैश्वीकरण और निजीकरण की चुनौतियां। परिचय: वैश्वीकरण और निजीकरण ने भारत में उच्च शिक्षा के परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। इन प्रक्रियाओं को अपनाने से अवसर और चुनौतियां दोनों सामने आई है।
जबकि वैश्वीकरण और निजीकरण का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाना है, वे कई जटिल चुनौतियां भी पेश करते हैं जिन पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। इस चिंतन में मैं भारतीय उच्च शिक्षा में वैश्वीकरण और निजीकरण द्वारा उत्पन्न कुछ प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करूंगा। शिक्षा का व्यावसायीकरण। प्राथमिक चुनौतियों में से एक शिक्षा का बढ़ता व्यावसायीकरण है। निजीकरण अक्सर लाभ कमाने पर ध्यान केंद्रित करता है, जो शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता कर सकता है। बाजार की ताकतों से प्रेरित संस्थान अकादमिक उत्कृष्टता से अधिक राजस्व सृजन को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप शैक्षिक मानक कमजोर हो सकते हैं। सामाजिक असमानता। वैश्वीकरण और निजीकरण मौजूदा सामाजिक असमानताओं को बढ़ा सकते हैं। निजीकृत शिक्षा संबंधित शुल्क और लागत के साथ आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए अप्रभावी हो सकती है। यह एक विभाजन पैदा करता है जहां केवल वित्तीय साधन वाले लोग ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे विशेषाधिकार प्राप्त और वंचितों के बीच अंतर बढ़ जाता है। सांस्कृतिक पहचान का क्षरण। शिक्षा के वैश्वीकरण से पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का एकरूपीकरण हो सकता है, जबकि मानकीकरण कुछ गुणवत्ता मानक सुनिश्चित कर सकता है। यह भारत की शिक्षा प्रणाली में निहित समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को भी कमजोर कर सकता है। वैश्वीकृत शिक्षा ढांचे को लागू करने से देश की सांस्कृतिक पहचान और स्वदेशी ज्ञान प्रणाली कमजोर हो सकती है। प्रतिभा पलायन। वैश्वीकरण छात्रों और पेशेवरों को सीमाओं के पार आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है। हालांकि यह अधिक विविध और समृद्ध शिक्षण वातावरण में योगदान दे सकता है, लेकिन यह प्रतिभा पलायन की घटना को भी जन्म देता है। भारत में शिक्षित प्रतिभाशाली व्यक्ति बेहतर सुविधाओं, उच्च वेतन और अधिक अनुकूल अनुसंधान वातावरण के लालच में विदेश में अवसर तलाश सकते हैं। गुणवत्ता बनाम मात्रा दुविधा। उच्च शिक्षा संस्थानों का तेजी से विस्तार, जो अक्सर निजीकरण द्वारा संचालित होता है, के परिणामस्वरूप मात्रा से अधिक गुणवत्ता की स्थिति पैदा हो सकती है। बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए नामांकन संख्या बढ़ाने पर जोर अकादमिक कठोरता और अनुसंधान उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करने से समझौता कर सकता है। पहुंच और उच्च शैक्षिक मानकों को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाए रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती बन जाती है। विदेशी सहयोग पर निर्भरता। वैश्वीकरण में अक्सर विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ सहयोग शामिल होता है। हालांकि ऐसी साझेदारियां ज्ञान के आदान प्रदान और अनुसंधान सहयोग के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है, लेकिन निर्भरता का जोखिम है। विदेशी सहयोग पर अत्यधिक निर्भरता अकादमिक स्वायत्तता से समझौता कर सकती है और स्वदेशी अनुसंधान क्षमताओं के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकती है। नियामक ढांचे में चुनौतियां। उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे को वैश्वीकरण और निजीकरण द्वारा लाए गए तीव्र परिवर्तनों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए नीतियों को अपनाना, जैसे निजी संस्थानों में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रदाताओं को विनियमित करना, महत्वपूर्ण लेकिन चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तकनीकी असमानताएं। वैश्वीकरण अक्सर शिक्षा में तकनीकी प्रगति लाता है, लेकिन यह प्रौद्योगिकी तक पहुंच में मौजूदा असमानताओं को भी उजागर करता है। निजीकृत संस्थान अपनी शिक्षण विधियों में प्रौद्योगिकी को भारी मात्रा में एकीकृत कर सकते हैं, जिससे प्रौद्योगिकी तक पर्याप्त पहुंच के बिना छात्रों को नुकसान हो सकता है। इससे शहरी और ग्रामीण छात्रों के बीच अंतर और बढ़ जाता है। रोजगार योग्यता बनाम ज्ञान केंद्रित शिक्षा।
वैश्वीकरण और निजीकरण की ओर दबाव ज्ञान केंद्रित शिक्षा से अधिक रोजगारोन्मुख दृष्टिकोण की ओर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जबकि उत्तरार्ध आवश्यक है। समग्र शिक्षा की कीमत पर रोजगार कौशल पर अत्यधिक जोर विशेष कौशल वाले स्नातक पैदा कर सकता है, लेकिन आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता की कमी है। संस्थानों पर आर्थिक दबाव। निजी संस्थानों को लाभप्रदता बनाए रखने के लिए आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। इससे लागत में कटौती के उपाय हो सकते हैं, जो संकाय छात्र अनुपात, बुनियादी ढांचे के विकास और समग्र शैक्षणिक संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। वित्तीय स्थिरता की खोज छात्रों के समग्र विकास से समझौता कर सकती है। निष्कर्षतः, जबकि वैश्वीकरण और निजीकरण ने निस्संदेह भारतीय उच्च शिक्षा में सकारात्मक बदलाव लाए हैं, उनके द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। शैक्षिक मानकों को बनाए रखने, समावेशिता सुनिश्चित करने और सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने के साथ विस्तार की आवश्यकता को संतुलित करना आवश्यक है। वैश्वीकरण और निजीकरण के प्रतिकूल प्रभावों को कम करते हुए उनके लाभों का दोहन करने के लिए नीति निर्माण, विनियमन और संस्थागत प्रबंधन के लिए एक सूक्ष्म और अनुकूली दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। इस नाजुक संतुलन को बनाए रखना एक उच्च शिक्षा परिदृश्य को आकार देने में सहायक होगा, जो न केवल विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी है, बल्कि सामाजिक रूप से न्यायसंगत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भी है। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा का उदय। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, भारत में उच्च शिक्षा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। प्रतिक्रिया में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ODL) ने एक प्रभावी विकल्प के रूप में दुनिया भर में प्रमुखता हासिल की है। आइए उन मुद्दों पर गौर करें जिन्होंने ODL प्रणाली के उद्भव को प्रेरित किया है। उच्च शिक्षा में उल्लेखनीय विस्तार के बावजूद मांग बढ़ रही है। वर्तमान उच्च शिक्षा नेटवर्क इस बढ़ती मांग का सामना करने में असमर्थ है। इसे संबोधित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने निजी संस्थानों के साथ मिलकर दूरस्थ शिक्षा जैसे विकल्पों की खोज की। नतीजतन, सरकार का लक्ष्य 10वीं योजना में उच्च शिक्षा के 40% छात्रों को दूरस्थ शिक्षा संस्थानों में नामांकित करना था। पात्र आयु वर्ग के लिए उच्च शिक्षा में भागीदारी दर मात्र 6% है। सरकार के 20% लक्ष्य को प्राप्त करने और विभिन्न समूहों और समुदायों तक पहुंच प्रदान करने के लिए केवल मौजूदा संस्थानों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। इसलिए एक महत्वपूर्ण विकल्प दूरस्थ और मुक्त शिक्षा है। उच्च शिक्षा के लिए घटती राज्य निधि ने संस्थानों को अनुसंधान, परामर्श और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश के माध्यम से संसाधनों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। उच्च शिक्षा संस्थान, विशेष रूप से स्नातक स्तर पर, दो महत्वपूर्ण मुद्दों से जूझते हैं: प्रासंगिकता और गुणवत्ता। इनमें से कई संस्थान अपने कार्यक्रमों में विविधता लाने और स्वीकृत मानकों को पूरा करने के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए संघर्ष करते रहे। इस मोड़ पर ODL संस्थानों ने लचीलेपन और नवीनता के साथ कदम बढ़ाया और दूरदराज के क्षेत्रों में उच्चतम गुणवत्ता के रोजगारोन्मुख कार्यक्रम पेश किए, जहां पारंपरिक संस्थान नहीं पहुंच सके। विश्व स्तर पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण उच्च शिक्षा संस्थान, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों, अधिक नवीन होने और अपनी प्रथाओं को अनुकूलित करने के लिए मजबूर हैं। इसमें संचालन में परिवर्तन और शैक्षणिक कार्यक्रमों की मौलिक प्रकृति शामिल है। कई संस्थान सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों को शामिल कर रहे हैं, निरंतर व्यावसायिक विकास (CPD) और आजीवन सीखने की अवधारणा को अपना रहे हैं, गुणवत्ता बेंचमार्किंग को लागू कर रहे हैं और विभिन्न एजेंसियों और संस्थानों के साथ साझेदारी बना रहे हैं।
मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थान अपनी प्रणालियों की लचीली प्रकृति और प्रौद्योगिकियों के व्यापक उपयोग के कारण इन सुधारों को लागू करने में विशेष रूप से प्रभावी है। परंपरागत रूप से हाल ही में अकादमिक स्टाफ कॉलेजों एएससी की स्थापना तक उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बहुत कम जोर दिया गया था। हालांकि ये एएससी भी विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों के प्रशिक्षण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्कूल स्तर पर स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है, जहां अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने और जो पहले से प्रशिक्षित हैं, उनके लिए निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। स्कूल और तृतीयक दोनों स्तरों पर योजनाकार इन प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूरस्थ और खुली शिक्षण पद्धतियों के उपयोग पर विचार कर रहे हैं। उच्च शिक्षा कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों को सामाजिक आवश्यकताओं और रोजगार के अवसरों के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने के प्रयास में सरकार और यूजीसी ने विशेष रूप से प्रथम डिग्री स्तर पर पाठ्यक्रम अद्यतन, विविधीकरण और पुनर्गठन के उपाय पेश किए हैं। हालांकि कुछ संस्थानों ने इस दिशा में प्रगति की है, लेकिन अधिकांश संस्थानों और विश्वविद्यालयों को अभी भी काफी काम करना बाकी है। अनुसंधान और विस्तार विश्वविद्यालय शिक्षा के महत्वपूर्ण घटक तृतीयक शिक्षा प्रणालियों के समग्र सुधार के लिए अभी भी आवश्यक कठोरता हासिल नहीं कर पाए हैं। भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में अनेक चुनौतियों के कारण विभिन्न विकास हुए। 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन लोगों की सहायता के लिए पहला पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थान शुरू किया जो पारंपरिक उच्च शिक्षा से चूक गए थे या इसे वहन नहीं कर सकते थे। इसके बाद कई अन्य विश्वविद्यालयों ने समान संस्थान या दूरस्थ शिक्षा निदेशालय डीडीई की स्थापना की। वर्तमान में भारत में लगभग 106 सीसीआई-डीडी उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग को संबोधित करते हैं, पहुंच और समानता में योगदान करते हैं। ये संस्थान मूल विश्वविद्यालय की पारंपरिक शिक्षा और अनुसंधान का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त संसाधन भी उत्पन्न करते हैं, जिन्हें अक्सर गंभीर संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। हालांकि सीसीआई-डीडी को परिचालन स्वायत्तता की कमी और गुणवत्ता सुधार या आत्मविकास के लिए उत्पन्न संसाधनों का उपयोग करने में असमर्थता जैसी सीमाओं का सामना करना पड़ता है। इन सीमाओं को दूर करने और पारंपरिक उच्च शिक्षा में चुनौतियों का समाधान करने के लिए 1982 में हैदराबाद में आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी एपीओयू की स्थापना की गई। बाद में इसका नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ब्राव कर दिया गया। अन्य राज्य सरकारों ने भी इसका अनुसरण करते हुए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना की। 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हुआ, एक राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसने भारतीय उच्च शिक्षा में क्रांति ला दी। इग्नू ने सभी विषयों में एक नवीन शिक्षण प्रणाली, लचीली प्रवेश सुविधाएं और नौकरी उन्मुख शैक्षणिक कार्यक्रम पेश किए। यह देश भर में और विभिन्न अन्य देशों में 10 लाख से अधिक छात्रों को सेवा प्रदान करता है, जिससे भारत में उच्च शिक्षा का परिदृश्य बदल जाता है। 14 खुले विश्वविद्यालय और 106 सीसीआई-डीडी है, जो 2.8 मिलियन से अधिक उच्च शिक्षा छात्रों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कार्यक्रम प्रदान करते हैं, जो उच्च शिक्षा में कुल नामांकन का 25% है। पांडा 2005। 10वीं योजना का लक्ष्य योजना के अंत तक दूरस्थ शिक्षा के छात्रों का प्रतिशत 40% तक बढ़ाना है। देश में खुला और दूरस्थ शिक्षा नेटवर्क भारतीय उच्च शिक्षा में विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करता है, जैसा कि इस इकाई में पहले चर्चा की गई है। इस नेटवर्क का योगदान इसमें स्पष्ट है।
नौकरी की तैयारी पर ध्यान देने के साथ शिक्षा को सामाजिक आवश्यकताओं के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अपरंपरागत कार्यक्रमों की पेशकश करना। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों तक पहुंचना। इस प्रकार पहुंच और समानता के मुद्दों को संबोधित करने में योगदान देना। मल्टीमीडिया और नवीनतम उपग्रह प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके दूरदराज के क्षेत्रों सहित भौगोलिक रूप से व्यापक क्षेत्रों में छात्रों के विभिन्न समूहों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना। उच्च शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाकर उसके लोकतंत्रीकरण में योगदान देना। चिंतन और कार्य 20.5। क्या आप उच्च शिक्षा में चुनौतियों का सामना करने के विकल्पों में से एक के रूप में ओडीएल प्रणाली के उद्भव से सहमत हैं? इस प्रक्रिया में आप भारतीय उच्च शिक्षा पर क्या प्रभाव देख रहे हैं? इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के एक छात्र के रूप में मुझे उच्च शिक्षा में चुनौतियों के समाधान के विकल्प के रूप में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा ओडीएल प्रणाली के उद्भव पर विचार करने का काम सौंपा गया है। भारत और विश्व में शिक्षा के गतिशील परिदृश्य को देखते हुए यह एक प्रासंगिक और सामयिक विषय है। इस प्रतिबिंब में मैं भारतीय उच्च शिक्षा पर ओडीएल प्रणाली के लाभों और निहितार्थों का पता लगाऊंगा। परिचय। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल प्रणाली ने शिक्षा के वैकल्पिक तरीके के रूप में प्रमुखता हासिल की है, खासकर पारंपरिक उच्च शिक्षा संस्थानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में। शिक्षा का परिदृश्य तेजी से विकसित हो रहा है और ओडीएल प्रणाली लचीलापन, पहुंच और समावेशिता प्रदान करती है। इस प्रतिबिंब में मैं ओडीएल प्रणाली के उद्भव के पीछे के कारणों, इसके फायदों और भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए संभावित प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करूंगा। ओडीएल प्रणाली के लाभ। ओडीएल प्रणाली कई फायदे प्रस्तुत करती है, जो इसे पारंपरिक उच्च शिक्षा के लिए एक व्यवहार्य विकल्प बनाती है। सबसे पहले, यह दूरदराज के क्षेत्रों सहित विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों को शिक्षा प्रदान करके पहुंच के मुद्दे को संबोधित करता है। ओडीएल प्रणाली का लचीलापन शिक्षार्थियों को विभिन्न सीखने की शैलियों और प्राथमिकताओं वाले व्यक्तियों को समायोजित करते हुए अपनी गति से अध्ययन करने की अनुमति देता है। इसके अलावा ओडीएल प्रणाली की लागत प्रभावशीलता शिक्षा को अधिक किफायती बनाती है, जिससे कई इच्छुक छात्रों के लिए वित्तीय बाधाएं कम हो जाती है। यह समावेशिता भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए महत्वपूर्ण है, जहां सामाजिक-आर्थिक असमानताएं अक्सर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को सीमित करती है। इसके अतिरिक्त ओडीएल प्रणाली इंटरैक्टिव और आकर्षक शिक्षण अनुभव बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मल्टीमीडिया संसाधन और वर्चुअल क्लासरूम समग्र सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, छात्रों को तकनीकी रूप से उन्नत वैश्विक कार्यबल के लिए तैयार करते हैं। भारतीय उच्च शिक्षा के लिए निहितार्थ। ओडीएल प्रणाली के उद्भव का भारतीय उच्च शिक्षा परिदृश्य पर गहरा प्रभाव है। सबसे पहले, इसमें शिक्षा की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पाटने की क्षमता है। बढ़ती जनसंख्या और उच्च शिक्षा पर बढ़ते जोर के साथ अकेले पारंपरिक संस्थान ही बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। ओडीएल प्रणाली शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता किए बिना बड़ी संख्या में छात्रों को समायोजित करते हुए एक स्केलेबल समाधान प्रदान करती है। इसके अलावा ओडीएल प्रणाली एक कठोर शैक्षणिक कैलेंडर की पारंपरिक धारणा को चुनौती देती है। पारंपरिक विश्वविद्यालय अक्सर एक निश्चित कार्यक्रम का पालन करते हैं, जो शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं के लिए अनुकूल नहीं हो सकता है। ओडीएल प्रणाली में निहित लचीलापन छात्रों को काम या पारिवारिक प्रतिबद्धताओं जैसी अन्य जिम्मेदारियों के साथ शिक्षा को संतुलित करने की अनुमति देता है। यह अनुकूलनशीलता भारत जैसे देश में विशेष रूप से फायदेमंद है,
जहां कई व्यक्ति रोजगार के साथ साथ शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। एक अन्य निहितार्थ शिक्षा का लोकतंत्रीकरण है। ओडीएल प्रणाली समावेशिता को बढ़ावा देते हुए विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों तक पहुंचती है। इसमें शैक्षिक असमानताओं को कम करने और अधिक समतापूर्ण समाज में योगदान करने की क्षमता है। हालांकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि तकनीकी और ढांचागत बाधाएं असमानता के नए रूप पैदा न करें और सभी शिक्षार्थियों को आवश्यक संसाधन प्रदान करने के प्रयास किए जाने चाहिए। इसके अलावा ओडीएल प्रणाली शिक्षा में प्रौद्योगिकी के एकीकरण को प्रोत्साहित करती है। यह न केवल सीखने के अनुभव को बढ़ाता है, बल्कि छात्रों को डिजिटल भविष्य के लिए भी तैयार करता है। वैश्वीकृत दुनिया में डिजिटल कौशल का अधिग्रहण आवश्यक हो जाता है और ओडीएल प्रणाली छात्रों को तेजी से प्रौद्योगिकी संचालित नौकरी बाजार में नेविगेट करने के लिए आवश्यक उपकरणों से लैस करती है। इन फायदों के बावजूद ओडीएल प्रणाली से जुड़ी चुनौतियां और चिंताएं हैं। गुणवत्ता आश्वासन, मूल्यांकन के तरीके और शिक्षार्थियों के लिए एक मजबूत समर्थन प्रणाली की आवश्यकता ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर सावधानीपूर्वक विचार करने और निरंतर सुधार की आवश्यकता है। निष्कर्षतः भारत में पारंपरिक उच्च शिक्षा के विकल्प के रूप में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा ओडीएल प्रणाली का उद्भव एक परिवर्तनकारी विकास है। इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ, जैसे कि पहुंच, लचीलापन और लागत प्रभावशीलता, शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाली कुछ गंभीर चुनौतियों का समाधान करते हैं। भारतीय उच्च शिक्षा के लिए ओडीएल प्रणाली के निहितार्थ दूरगामी हैं, जिनमें बढ़ती पहुंच, शिक्षा का लोकतंत्रीकरण और डिजिटल युग की तैयारी शामिल है। हालांकि गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने, प्रौद्योगिकी तक समान पहुंच सुनिश्चित करने और शिक्षार्थियों के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करने जैसी संभावित चुनौतियों का समाधान करते हुए इस परिवर्तन को सोच समझकर करना महत्वपूर्ण है। इग्नू के एक छात्र के रूप में ओडीएल प्रणाली के लाभों का प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए मैं भारत में शिक्षा के भविष्य को आकार देने में इसकी भूमिका के बारे में आशावादी हूँ। देश में उच्च शिक्षा पर इसके सकारात्मक प्रभाव को अधिकतम करने के लिए नीति निर्माताओं, शिक्षकों और हितधारकों के लिए ओडीएल प्रणाली को परिष्कृत और विस्तारित करने में सहयोग करना अनिवार्य है। 20.6 निष्कर्ष। बड़ी संख्या में संस्थानों, छात्रों और शिक्षकों के साथ भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली विश्व स्तर पर सबसे बड़ी में से एक है। विविध सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण में काम करते हुए इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां उभरती सामाजिक आवश्यकताओं के लिए कार्यक्रमों की प्रासंगिकता और विभिन्न प्रकार के संस्थानों द्वारा पेश किए गए कार्यक्रमों की गुणवत्ता से संबंधित हैं, जिनमें कुछ उत्कृष्ट संस्थानों से लेकर कई मानक और कई औसत संस्थान शामिल हैं। इन संस्थानों की दक्षता और प्रभावशीलता बुनियादी ढांचे, उपलब्ध संसाधनों और फंडिंग जैसे कारकों पर निर्भर करती है। राज्य वित्त पोषण में गिरावट का सामना करते हुए उच्च शिक्षा संस्थान अपने संसाधनों को उत्पन्न करने और जुटाने के लिए मजबूर हैं, जो एक महत्वपूर्ण चुनौती है जो उनके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। वैश्वीकरण और निजीकरण ने मामलों को और अधिक जटिल बना दिया है, जिससे उच्च शिक्षा के छात्रों का व्यावसायीकरण और शोषण हो रहा है। इन चुनौतियों के जवाब में विकल्पों की तलाश की जाने लगी है। एक प्रमुख विकल्प जो उभरा है वह है मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का विकास। इस इकाई ने भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाले मुद्दों, चुनौतियों और विकल्पों पर विस्तार से चर्चा की है। इन मामलों की अधिक विस्तृत खोज में रुचि रखने वालों के लिए साहित्य का खजाना उपलब्ध है, विशेष रूप से 1964 से 66
1986 और 1992 के नीति दस्तावेजों में।